वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है अनबिलीवेबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्री स्पेशल फीचरिंग अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो। चलो देखते हैं। ये तो कह रहे हैं कोई इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हैं, देखते क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभिजीत चावड़ा लौट चुके हैं, आ चुके हैं फिर से द रणवीर शो हिंदी पर। इनके साथ एक बहुत ही बढ़िया पार्ट 1 किया था, शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, वो हल्की सी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था, हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें जो सिखाया जाता है वो तो हम भी थोड़ा कहते सा हैं। बदल दिया था, थोड़ा सा नहीं शायद बहुत कुछ बदल दिया था। और जो हमारी असली हिस्ट्री है हमसे छिपाई जाती है। देखा अब तो लोग इसी बोल रहे हैं टॉपिक को हम सब। लेकर, लॉस्ट शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर हम लौट Amazing. चुके हैं पार्ट 2 के साथ। एंजॉय अभिजीत चावड़ा सर ऑन द पहले हमें रणवीर लगता था हम ही सोचते हैं ऐसे, सबके दिमाग में ये है। अभिजीत चावड़ा सर नमस्ते। द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा जो शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड किया था वो शायद हमारा सबसे आइकॉनिक हिंदी एपिसोड बन चुका है। आज भी कमेंट्स आते रहते हैं, सीक्वल एपिसोड्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, यही है वही सीक्वल एपिसोड। फर्स्टली सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ओन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फाड़ू पॉडकास्ट है। आई ऑल्सो कंज्यूम इट अ लॉट। उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हर दिन आप एक एपिसोड रिलीज करते हो? हफ्ते में 5 बार कर रहा था, अभी 3 बार कर रहा हूँ। ओके, क्रेजी। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, आप जियो पॉलिटिक्स के अफिशिएनाडो हो, बट इन माई हार्ट मेरे लिए आप हमेशा एक हिस्टोरियन रहोगे। आई लव योर एस्ट्रोफिजिक्स साइड। पर जितनी हिस्ट्री आपको पता है इंडिया के बारे में, आई हैव नॉट मेट टू मेनी पीपल हु नो दैट। पिछले एपिसोड में हमने टॉप 10 क्विक पीसेस ऑफ हिस्ट्री किए, ये मोर टॉप 10 है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट सम कूल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट आर लॉस्ट, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती सर। फिर से 10 पॉइंट्स। पर इनको पहले कैसे आई पता थिंक हम चले? शुरुआत कर सकते हैं आइस एज के साथ। पहले तो सर अच्छा, ये समझा दो कि आइस एज होता क्या है, कूलिंग और वार्मिंग फेजेस क्या होते हैं अर्थ के लाइफ स्पैन में, और वहाँ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो कूलिंग और वार्मिंग अर्थ की हिस्ट्री में होती रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज ये हमेशा रहा ही है, चालू ही रहता है ये, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमेशा चेंज करता है। तो कुछ ऐसे फेजेस आए अर्थ की हिस्ट्री में जब अर्थ पूरी ठंडी हो गई, पोल्स ठंडे हो गए, आइस हो गया हर जगह पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पानी रहा, बाकी हर जगह सब फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम ऐसे आए जब एंटार्क्टिका में भी पानी था। सो ऐसा होता रहता है। तो अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल जोन में है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमेशा इवन ड्यूरिंग द आइस एज काफ़ी प्लेजेंट रहा है एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो इंडिया में जो हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, वो एटलीस्ट 60-70,000 ईयर्स पुरानी है। जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से, जिबूती से लेकर अरेबियन डेजर्ट में आया। उस टाइम पे अरेबियन डेजर्ट नहीं था, ग्रीन था। और वहाँ से वो ईस्टवर्ड गए और इंडिया में सेटल हुए। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो पहले ह्यूमंस थे आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो सबसे पहले इंडिया में अपना उन्होंने घर बनाया और फिर इंडिया से दुनिया भर में स्प्रेड हुए। उसका जेनेटिक फुटप्रिंट हमें मिला है, क्योंकि जो सबसे एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप है, जो लीनिएज है, वंश है, वो इंडियन है, मेल भी और फीमेल भी। और इसके डिसेंडेंट जो वंश है वो हर दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। मतलब एक जीन है जो दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है, बट एक सिग्नेचर है, जेनेटिक सिग्नेचर। ओके, एक जेनेटिक सिग्नेचर है। एंड अगर आप उसे ट्रेस बैक करोगे तो ये पता चलता है कि एंशिएंटली वो इंडिया से बिलोंग करता था। यस, जो मेल सिग्नेचर वो अबाउट 55,000 ईयर्स पुराना है, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और जो फीमेल है वो 60-65,000 ईयर्स पुराना है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। ओके, सो पूरी दुनिया का मोर देन 90% ह्यूमन बीइंग्स और नॉन अफ्रीकन्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन यू हैव टू गो बैक 50-60,000 नॉन अफ्रीकन के बोले तो सब years अफ्रीका से ही आए हैं।
सर तो बेसिकली मतलब एक ज़माने में आइस एज हुआ करता था, मोस्टली जो यूरोप का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ सा मोस्टली आइस थी, जैसे आइस एज मूवी में दिखाया गया। हाँ हाँ तो जितने भी ह्यूमंस थे वो इक्वेटर के आसपास थे, और अफ्रीका से एक यूनिट निकला ह्यूमंस का, एशिया में सेटल हुआ, इंडिया में सेटल हुआ, इंडिया में बहुत देर तक रहे शायद, और जब आइस एज कम होने लगा, जब वो आइस मेल्ट होने लगी, तो फिर इंडिया से और दूसरी जगह जाने लगे। आई थिंक क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो अबाउट 70-75,000 ईयर्स आज से पहले हुआ था। उस टाइम पर शायद आइस एज नहीं था। जो Okay. पिछला जो आइस एज था वो अबाउट 20-25,000 ईयर्स पहले का था। वो तो मेन आइस एज मतलब फिर बिफोर से ऐसे जाएगा इसका और उस मतलब समय ऐसे आता जाता ह्यूमन बींग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे वाया लैंड रूट, ओके। द बेरिंग स्ट्रेट, जो उस टाइम पे फ्रोजन था, तो दे कुड क्रॉस बाय फुट। और फिर एक दूसरा छोटा आइस एज है अबाउट 12-13 साल हजार साल पहले, जब ये यंगर ड्राइस इवेंट हुआ, ग्रीनलैंड में एक कॉमेट या मीटियोर का क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे वापस थोड़ा एक आध 2000 साल फिर से आइस एज आ गया। तो ये दो रिसेंट इवेंट्स हैं, बट अभी तो ह्यूमन global माइग्रेशन warming इससे चल रहा है। डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट कम हुआ था। बट बेसिकली मतलब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत लोग थे और वहाँ से हर जगह चले गए। हर डायरेक्शन में गए, यस। ये एग्जैक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट अलग अलग रेसेस अलग अलग दिखते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, कि एक यूरोपियन एक तरह का दिखता है, अफ्रीकन एक तरह का दिखता है, फिर चाइनीज एक तरह के दिखते हैं। ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है एवरी डे, और अगर ज़्यादा सनलाइट हमने ऑब्जॉर्व कर लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हमारा स्किन उसके लिए थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप अफ्रीका में रहते हो इक्वेटर के पास, तो वहाँ बहुत और भी इंटेंस dark सनलाइट होगा आता है, तो उसके लिए स्किन को और मेलानिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए और वहाँ पे स्किन और डार्क है। अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप एक्सेट्रा, वहाँ पे बहुत कम सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए स्किन को लाइट करना पड़ेगा। तो दिस हैपन्स ओवर लाइक 10-15 जनरेशंस, अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाता है। ओके। तो इसके लिए अगर आप मंगोलिया में रहेंगे, वहाँ पे हर जगह आइस है, स्नो है, और स्नो ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। दैट्स व्हाई द आईज नीड टू बी स्मॉलर, आईज कम खुली रहनी पड़ती है, तो इसके लिए धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी हो गई। तो ये बहुत सुपरफिशियल फीचर्स है, अंदर हम सब एक ही है एक्चुअली। तो सर आई थिंक ये बात हो गई ओरिजिनल वो इंडियन जेनेटिक सिग्नेचर। अब स्टोरीज बताओ ना। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया से जो माइग्रेशंस हुई, पहले तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई थी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कम बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता है, रिकी पॉन्टिंग के एंसेस्टर्स, ग्लेन मगरा के एंसेस्टर्स, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने वहाँ आई बिलीव वो एबोरिजिनल्स की बात नहीं कर रहे, जेल में originals नहीं थे। जेल ओपन एयर जेल बना दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ओके, मतलब जो उनके जो कन्विक्ट्स थे, कन्विक्ट्स, हाँ, उनको देश से निकाला और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया कि आप वहाँ पे जाके न्यूजीलैंड आपको भी को वापस व्हाइट नहीं आना। कॉलर। पर उसके साथ साथ वहाँ कौन रहते थे? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज, जो Yes. ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोग थे। हाँ, तो अगर उनका भी जेनेटिक स्कैन अगर आप करोगे, आपको वही वो R1 A1A। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है ऑस्ट्रेलिया के, वो कम से कम 50-60 हजार साल से वहाँ पे रह रहे हैं। वाओ। अभी उनका अगर हम डीएनए और जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं तो क्या मिला है हमें आज रिसेंटली कि अराउंड 4,500 ईयर्स बिफोर टुडे उनका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हुआ, उसमें इंडियन जेनेटिक्स का एंट्री हुआ। तो आज आप अगर किसी भी एवरेज ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पर्सन को देखेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% डीएनए इंडियन ओरिजिन है, नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जस्ट इंडियन। तो अराउंड 4,500 साल पहले क्या हुआ कि इंडियन लोग इंडिया से निकले और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, शिप्स पे शायद, मोस्ट लाइकली शिप्स पे, क्योंकि लैंड रूट बहुत लंबा है। इट इज़ मच ईजियर टू ट्रैवल बाय शिप, और इंडिया में नेवल कैपेबिलिटी हमेशा से थी, क्योंकि ऋग्वेद में भी बड़े बड़े शिप्स की बात की गई है जिसके 100 ओवर्स थे। सो इंडियंस मोस्ट लाइकली सी रूट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और वहाँ पर वो वहाँ घुल मिल गए, और उनका आज भी जेनेटिक सिग्नेचर वहाँ के लोगों को में मिलता है। सो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पीपल में इंडियन डीएनए है अबाउट 12%। और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्राणी आया,
द वाइल्ड डिंगो, जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, वाइल्ड कुत्ता, जो इंडियन कुत्ते जैसा ही दिखता है, वही ब्राउन कलर का, मीडियम साइज्ड, इंटेलिजेंट, वही है। वो भी उसी टाइम पे आया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पहले कभी था नहीं। कुत्ते हम यहाँ से और लेके उसी गए टाइम थे। पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर नए टूल्स आ गए उसी टाइम पर। सो ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया कुत्ता, नया डीएनए सब इंडिया से आया है अबाउट 4,500 years ago। क्या सोच के इंडिया से निकले होंगे लोग? उस टाइम पर इंडिया में सो कॉल्ड हरप्पन फेज चल रहा था, तो और उसी टाइम के आसपास इंडियन जेनेटिक्स वेस्ट में भी मिलते हैं, सीरिया में, मितानी किंगडम एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर इंडियंस हर जगह घूमने बाहर निकले थे इंडिया से, क्यों? अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसी एक तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, एक पूरे वेस्ट में पहुंच गए, सीरिया और एनाटोलिया, टर्की एक्सप्लोर में। करने शायद गए थे। कोई किंगडम ने भेजा होगा। शायद किसी किंगडम में भेजा होगा, या फिर शायद इतने रिच हो गए थे इंडियंस के कहीं कहीं और जाते हैं, कुछ नया दिखते हैं। और इसका कारण क्या है हम आज नहीं जान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया के बाहर बहुत सारे आउटवर्ड माइग्रेशंस हुए थे, क्लियरली। पर अगर मैंने तुम सुना बहुत है अच्छा कि करो तो वो कोई जो बाहर आइस क्यों एज की बात जाएगा? कर रही थी हमने, नहीं मतलब आई डोंट enough नो वेदर space नहीं ऋग्वेद है या और कोई और expand एंशिएंट करो। किताब है, उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, अफ्रीका में ये था, साउथ अमेरिका में ये है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन माई हेड कि उनको कैसे पता था कि साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका इतना दूर है, पर ये कैसे पता कि वहाँ एक अमेजोन नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ ऐसा टाइप का एक सिविलाइजेशन है? दी ओनली आंसर आई हैव इज कि उन्होंने शायद शिप्स डेवलप किए होंगे एंड दे फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल बाय शिप। शायद इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी हुआ रहेगा तभी। हमारे पास एविडेंस तो है कि इंडियन लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए थे। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4,000 साल पहले इंडियन कैटल थे, जीबू कैटल, ज़ीबू कैटल जो इंडियन ओरिजिन कैटल है, वो कहीं और से नहीं निकले हैं, इंडिया से ही निकले हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन में देखेंगे, वहाँ पर एक आइलैंड है, शायद संतोरिनी है उसका नाम, वहाँ पर लंगूर के पेंटिंग्स है। अब लंगूर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और ये 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो वहाँ पर इंडिया से लंगूर पहुँच गए थे। तो इंडियंस बहुत हजार साल से ट्रैवल कर रहे इंडिया हैं, में पहुंचते सी थे, वॉयजेस, लंगूर लैंड लेके वॉयजेस, जाते मोस्टली थे। सी वॉयजेस, क्योंकि इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था उस तरह में। सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि वो साउथ अमेरिका भी पहुंचे होंगे, नॉर्थ अमेरिका भी पहुंचे होंगे। आज हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं हुआ है। सो पॉसिबिलिटी है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने एविडेंस की बात करी थी कि एविडेंस शायद जलाया गया है, एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय किया गया है बाय इन्वेजन्स। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री। यस सर, तीसरा पॉइंट मे बी वी शुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो हिस्ट्री हमें सिखाई गई है वो गलत हिस्ट्री है। हमें बोला गया है कि हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हड़प्पा के साथ, हड़प्पा मोहनजोदारो के साथ 2,500 years बैक। पर अभी हमें नई हिस्ट्री मिल रही है, और जो हिस्ट्री भारतीय बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं हड़प्पा मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल करना चाहिए हमें कि यार ये नहीं हुआ था। और अभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है कि यार ये सब हुआ। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आप वाराणसी की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, बनारस की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बनारस और मोहनजोदारो का एज रफली सेम ही है। जब मोहनजोदारो था तभी बनारस भी उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड था। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट एज द थर्ड पॉइंट? बनारस में आर्कियोलॉजिकल थोड़ा बहुत काम हुआ है, और उससे मालूम पड़ा है कि कम से कम 5-6 हज़ार साल पुराना है ये सिटी। और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। नॉट ओनली वाराणसी, बहुत सारे ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। अभी बंगाल के आसपास ईस्टर्न एरिया में चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक ये रीजन है, वहाँ पर कितना कुछ मिला है। पाटलिपुत्र कितना पुराना है, पटना, वहाँ पर कितना कुछ आर्कियोलॉजिकल रूइंस है जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लद्दाख में कुछ 11-12 हज़ार साल पुराना सेटलमेंट मिला है। हरियाणा में कुछ 9,000 साढ़े 9,000 साल पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना ये हड़प्पन साइट मिला है, भिराना। और हम जानते हैं कि जो हड़प्पन ईरा का जो हमारा फेज था, उसके कम से कम 99% आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हज़ारों हैं, उसको किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। तो ये हम जब शुरू करेंगे तो और पुराना हिस्ट्री निकलने वाला है। तो अब हमारा हिस्ट्री कम से कम 10, 15, 20 साल पुराना है, लेकिन हमने कुछ खोजा नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 4-5 हज़ार साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें किसी भी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ गौतम बुद्ध और मौर्यन ईरा से शुरू होता है, विच इज़ 2,500 years बिफोर टुडे। तो ये सब क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये जो
कालीबंगान है, बिराना है, राखीगढ़ी है, ये कितने हज़ारों साल पुराने सिटीज़ हैं, वेल लेड आउट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। उनका जो ग्रिड सिस्टम था सिटी प्लानिंग का, वो आज के इंडियन सिटी से बेटर था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो आज के इंडियन सिटी से बेटर थे। इतना एडवांस्ड फुल्ली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। इतना वास्ट था। और हमने सिर्फ वेस्टर्न एरिया में देखा है, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था। अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप है हमारा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्कियोलॉजी को फंड नहीं किया ज़्यादा अभी तक। अगर फंड करेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट द क्वेश्चन इज कि फंड क्यों नहीं किया। अजीब बात है कि फंड नहीं किया है। अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। बहुत हज़ारों लाखों टूरिस्ट को खींचता है, क्योंकि वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजी है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको वेल मेंटेन किया है। अगर इंडिया में इतने पुराने और इतने मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो अगर उनको हम एक्सकवेट करेंगे और ठीक से प्रिजर्व करेंगे और शोकेस करेंगे तो लाखों टूरिस्ट आएंगे इंडिया में भी, क्योंकि ये इजिप्ट से काफ़ी बड़ा है, इजिप्ट से काफ़ी पुराना है, किसी भी जगह से पुराना है और सबसे एडवांस्ड है। तो ये मुझे समझता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। करना चाहिए। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म सबसे, पैसे की बात करता तो टूरिज्म से पैसा आएगा, है ना। आई फील कि ये होगा अगले 25-50 सालों में, होपफुली। आई होप सो, थ्रू दिस पॉडकास्ट मे बी। तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था ये बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों, मुझे याद है बचपन में मुझे ये जो होता था ना कि एक्सकवेट कर रहे हैं और पुरानी चीजें मिल रही हैं और फिर उनको स्टडी करके पता चल रहा है कि पुराने जमाने में क्या हुआ था, कितना पुराना है, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और कई बार जब हम लोग ये पढ़ते थे ना तो मेरा मन करता था यार मैंने बनना आर्कियोलॉजिस्ट है बड़े होके। पर यहाँ वहां पे मुझे याद है बचपन में आर्कियोलॉजिस्ट का भी सुनना ही नहीं था। हाँ, अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ रहे होगे ना तो वो भी बाहर के नॉवेल्स, तो उसमें वो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात करते थे, या मूवीज देखते थे तो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट, वो कौन सी थी, जोनास, वो कौन है, वो कौन से जेम्स, कौन क्या नाम है वो, फोर्ड की जो इतनी आती है जो हैरिसन फोर्ड की जो आती वो है, कौन सी, इंडियाना जोन्स। हाँ, इंडियाना जोन्स। तो वो सब देख के आपको होता था यार मैंने भी ऐसे करना है, मैंने भी ऐसे ढूंढना है, इतनी अमेजिंग लग रहा है। तो मैं वही सोच रही थी अगर हमारे इंडिया में भी इस टाइप का आपने किया होता तो ये सब की चीजों के बारे में अभी तक पता होता। वो एक जैसे बता रहे हैं ना कि वहां पे इजिप्ट में तो वो बन गई है मेन साइट्स टूरिज्म के लिए, वैसे यहाँ पे भी होती। और जितना हम लेट होते जा रहे हैं उतना और डिस्ट्रॉय होती जा रही है वो चीजें। पर देखो ये तो कह रहे हैं कि 20-25 साल, मैंने कहा तो बहुत पुराना, बहुत लेट है यार, अब तक तो हमें शुरू कर देना चाहिए। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है सुनने में। राइट। मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा अभी सब कुछ करने में, एडवांस करने के लिए कि एयरपोर्ट्स आए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट चल रही है, एयरपोर्ट्स आए, टूरिस्ट आ सकें, क्लीनिनेस हो, पहले खोल लो तो चलने की जगह हो, मतलब जो भी, अगर वो ओल्डेस्ट सिटी है वो तो ओल्डेस्ट सिटी अभी है ही। आप आर्कियोलॉजिकल डिग्स कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, मगर उससे पहले जो है सभी लोगों को उस लेवल पर आना पड़ेगा कि आराम से सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। अभी अगर आप देखेंगे कि किसी सिटी में गरीब लोग हैं तो आपकी प्रायोरिटी है कि वो गरीब इंसान को आप ऊपर उठाइए, एजुकेशन इंक्रीज करिए, आप मेक श्योर करिए कि हर बच्चा जो है वहाँ पे खुश रहता है, हर सुविधा उस इंसान को है, कहीं कोई मतलब गंदगी नहीं है, क्लीनलीनेस है, हर बंदा खुश है। जब वो लेवल आ जाएगा उसके बाद आप सोचेंगे अब हम इसे टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं जिससे लोग आएँ और देखें यहाँ की ग्रेटनेस। फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे आर्किटेक्चर में, अब डिगिंग कर रहे हैं, उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, तो उसका समय आएगा। अब अभी ये है कि उससे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं, तो उनका अभी काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि ये सब डिस्कवरीज आ रही हैं, मगर इन डिस्कवरीज के में कोई बुक्स ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही जो रिफ्यूट कर सकें वेस्टर्न बुक्स को। अगर आप देखते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि डिस्कशन हो रही है, मगर फिर अगर ये गारंटेड है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईयर्स ओल्ड नहीं है, उससे भी ज़्यादा 4000 है, डबल है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ही बुक्स निकालनी पड़ेंगी, विद प्रूफ निकालनी पड़ेंगी, आपको कन्वेंशंस करने पड़ेंगे। आप जाइए कन्वेंशंस में आर्कियोलॉजिकल, वहाँ पे प्रूव करिए, उससे वो लोग भी एग्री करेंगे और हिस्ट्री फिर चेंज होगी। क्योंकि सिर्फ मतलब ये नहीं है कि
हम अपनी चेंज करें हिस्ट्री, हमें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज करानी है, जिसे कोई भी किताब खोले तो उसे नजर आए सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली, 2500 नहीं थी, 4000 थी। अभी वो नहीं आता, अभी लिखा जाता है कि मेसोपोटामिया फर्स्ट थी, उसके बाद इंडस वैली थी, उसके बाद और आई हैं। तो ये चेंज करने के लिए आपको जो है वाकई इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और कौन लेते हैं इंटरेस्ट? यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिसर्च कर रही हैं इस पे, उनको ये सब आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की अपनी फंडिंग है, गवर्नमेंट भी उनको फंड करती है, उनकी अपनी जनरेट करती है फंड, तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज को आगे जाना चाहिए। तो काफी अच्छा वीडियो था। मजा आ रहा है। चलो और सुनेंगे इनकी स्टोरीज। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।